किचन में स्टील के बर्तनों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। बहू सुनीता चुपचाप बर्तन धो रही थी। उसकी उंगलियां साबुन के झाग में डूबी हुई थी और माथे पर पसीना बह रहा था। तभी पीछे से शांति देवी अंदर आती है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। सुनीता, ये क्या तरीका है बर्तन धोने का? इसमें अभी भी साबुन चिपका पड़ा है और बर्तन में चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए। क्या यूं ही बर्तन पर पानी फेंक कर बहू बनने का फर्ज निभा रही हो तुम? घर संभालना है तो काम में भी चमक होनी चाहिए। सिर्फ कहने से घर नहीं चलता। अम्मा जी, आप हमेशा मुझे क्यों ताना मारती रहती हैं? सुबह सुबह उठकर मैंने झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया और इतने चमकदार बर्तन भी धोए हैं मैंने, और आप कह रही हैं कि बर्तन साफ नहीं है। लगता है आपकी आंखों की रोशनी थोड़ा कम हो गई है। हे भगवान, ये कैसा कलयुग है। मैंने तो बस इतना कहा है कि बर्तन साफ नहीं है और ये मुझे अंधी बोल रही है कि मेरी आंखों की रोशनी कम है। आजकल की बहू में तो तमीज ही नहीं है। जहर उगलती है, जहर। अरे माँ, आजकल की बहू है ना, चुपचाप हाथों में मेहंदी लगाकर घर में बैठने के लिए होती है। काम तो बस नाम का करती है। अब तो वो जमाना गया जब बहुएं चुपचाप हाथ जोड़कर बात सुनती थी। अब ये जवाब देती है, वो भी जैसे किसी सीरियल की लीडिंग लेडी हो। डायलॉग मारती है, पलटती है और घर की रानी बनकर घूमा करती है। देखिए ननद जी, आज आप हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन आपकी भी शादी होगी और आप भी किसी घर की बहू बनेंगी। उस दिन आपको समझ आएगा कि बात बात पर ताना सुनना क्या होता है। गुड़िया थोड़ी सी चौंकती है, लेकिन अब भी उसका चेहरा तन से भरा हुआ है। सुनीता की बात से उसे हल्का झटका लगता है। अम्मा जी, अगर आपको मेरे शब्द बुरे लगे हो तो मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरा उद्देश्य कभी भी आपकी बेइज्जती करना नहीं था। सन्नाटा छा जाता है। एक पल को सास और ननद दोनों चुप। तभी शांति देवी एक गहरी सांस लेकर कुछ कहने को मुंह खोलती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। सभी चौंक जाते हैं। गुड़िया घबरा कर दौड़ती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर राहुल खड़ा है। राहुल वही लड़का है जिससे गुड़िया की शादी तय हो चुकी थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी भी थी। गुड़िया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी माँ से दूर रहने की बात करे। जो ये चिट्ठी तुमने भेजी है उसमें लिखा है कि शादी के बाद हम शहर में अकेले रहेंगे। माफ करना, पर जो अपनी सास को बोझ समझे वो मेरी जिंदगी की भागीदार नहीं बन सकती। मुझे एक हमसफर चाहिए, ना कि मुझसे मेरी माँ छीनने वाली। इतना कहकर राहुल वो चिट्ठी उसके हाथ में थमा देता है और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। अगली सुबह सुनीता राहुल के घर पहुंचती है। दरवाजा राहुल की माँ खोलती है। वो सुनीता को आदर से अंदर बुलाती है। राहुल ड्राइंग रूम में बैठा है, चुपचाप। राहुल बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर एक बात कहने आई हूँ। गुड़िया बच्ची है, गलती कर बैठी, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। नियत की वो बिल्कुल साफ है। नादानी में उसने ऐसा लिख दिया होगा। राहुल थोड़ा असहज हो जाता है, पर अभी भी आंखों में नाराजगी है। वो चुपचाप सुनीता की बात सुन रहा है। देखो, उस चिट्ठी में जो लिखा था वो बस एक डर था कि शादी के बाद क्या होगा। राहुल बेटा, तुम्हारा डर लाजीब है, लेकिन गुड़िया ऐसी लड़की नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि ऐसा लिख दिया। वो अब अपने किए पर पछता रही है। राहुल सिर झुकाकर सोचने लगता है। तभी सुनीता आगे बोलती है। शादी के कार्ड छप गए हैं, रिश्तेदारों को खबर लग चुकी है। अगर ये रिश्ता टूटा
तो लोग कहेंगे कि लड़की में कोई कमी रही होगी। हमारी इज्जत भी तुम्हारे हाथ में है राहुल बेटा। तभी पास बैठी राहुल की माँ उठती है और बेटे के कंधों पर हाथ रखती है। अरे बेटा, बच्ची है, गलती कर बैठी। तू जानता है गुड़िया कैसी है, बचपन से तुम्हारी दोस्त रही है वो। हो सकता है किसी के कहने में आकर लिख दिया हो, अब माफ कर दे। राहुल लंबी सांस लेता है, फिर सुनीता की ओर देखकर सिर हिलाता है। ठीक है भाभी, अगर आप और माँ दोनों कह रही हैं, तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। पर एक वादा चाहता हूँ कि अब से ये रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि भरोसे का भी होना चाहिए। सुनीता मुस्कुराती है और गुड़िया को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाती है। गुड़िया राहुल के घर के बाहर ही खड़ी थी। राहुल, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने जो चिट्ठी में बात लिखी थी, शब्द मेरे ही थे, लेकिन उन शब्दों को मैंने नादानी में लिखा था। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं सासू माँ के साथ बेटी बनकर रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। राहुल बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर चिट्ठी फाड़ देता है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शाम का समय, घर में सन्नाटा है। किचन में हल्की बर्तनों की आवाज। शांति देवी बर्तन समेट रही है। पीछे से सुनीता चुपचाप आती है। आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। अम्मा जी, आपके लिए खुशखबरी है। राहुल मान गया है। शादी अब तय हो चुकी है। गुड़िया की जिंदगी की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई है। शांति देवी रुकती है, धीरे से पलटती है और सुनीता की आंखों में देखती है। उनकी अपनी आंखें भर आती हैं। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है बेटी। जिसे मैंने हर दिन तानों से घायल किया, वही बहू आज पूरे घर की इज्जत बचा कर आई है। मैं तेरे इस एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। सुनीता आंखें झुका लेती है, चेहरे पर विनम्र मुस्कान। अरे माँ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ों की डांट भी आशीर्वाद जैसी होती है। मैंने आपके हर तानों को तीर नहीं, तालीम समझा है। आपकी इन्हीं तानों ने मुझे इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाया है। शांति देवी का गला रुक जाता है। वो सुनीता को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर ये आंसू दर्द के नहीं, रिश्तों के जुड़ने के होते हैं। आज समझ आया, बहू और बेटी में फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिस दिन सास अपनी बहू को बेटी माने, उस दिन से घर भी मंदिर बन जाता है। सुनीता सास को थोड़ा दूर करके देखती है, उनकी आंखें पोंछती है। अब जब आप इतनी प्यारी बातें कर ही रहे हैं, तो फिर मैं भी बोल दूं। आपकी ताने ही तो थे जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, वरना मैं इतनी समझदार कैसे बनती। जहाँ अपनापन हो, वही घर बनता है।